हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरिफ खान। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में। आज के इस सेशन में हम दिसंबर 2005 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं इस पेपर का एनालिसिस कर रहा था, मैंने देखा कि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन के नेचर को एग्ज़ामिनर ने चेंज किया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बार-बार रिपीट हुए हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हमने कोशिश ये की है कि इस लेक्चर को बाइलिंगुअल बनाने की कोशिश की है। जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं, उनका विशेष ख्याल रखा गया है इस वीडियो में, और हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस डिस्प्ले पे रखें। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर देयर इन कौटिल्याज थ्योरी? कौटिल्य का जो राज्य का सिद्धांत है उसमें कितने सिद्धांत हैं? तो आप जानते हैं कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया, राज्य के 7 एलिमेंट्स की, 7 की बात करते हैं। और उनकी बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र। इसी बुक में उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है, सप्तांग सिद्धांत को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन में वो करेक्ट हो जाएगा। 7 यानी 7 सिद्धांत हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स टू अदर राइट्स अकॉर्डिंग टू लॉ? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी से है, और आप जानते हैं कि लॉ के राजनीतिक दर्शन में 3 राइट्स हैं। प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में जो लोग हैं वो 3 राइट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कौन-कौन से राइट्स हैं? LLP, लाइफ, लिबर्टी, एंड प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति, स्वतंत्रता और जीवन का ये अधिकार जो है, ये तीनों अधिकार सम्मिलित हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लॉ का ये मानना है कि जो प्रॉपर्टी का राइट है वो सबसे इम्पोर्टेंट राइट है, और इस प्रॉपर्टी के राइट में जीवन का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी, वो शामिल है, इंक्लूड है। आमतौर पे हम ये समझते हैं, एक जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, हम ये समझते हैं कि कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन ऐसा नहीं है। लॉ की पॉलिटिकल फिलॉसफी में, उनके राजनीतिक दर्शन में आप ये देखेंगे कि वो संपत्ति के अधिकार को इतना कम्प्रिहेंसिव, इतना व्यापक समझते हैं कि उनके लिए ये जो जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ या राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार है, वो राइट टू प्रॉपर्टी में ही इंक्लूड है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें पूछा गया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का, मतलब इसको हम हिंदी में साव्य बुद्धिजीवी कहते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एंटोनियो ग्राम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसमें पूछा गया कि लाइफ डिवाइन को किसने लिखा है? तो ये जो बुक है लाइफ डिवाइन, हम जानते हैं इसको औरबिंदो ने, सर अरविंदो घोष ने लिखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपकी अगर एक्चुअली ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी समझ को टेस्ट करते हैं कि आप जो है आपकी एक विषय को लेकर के क्या समझ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है बिहेवियरलिज्म इज वैल्यू फ्री। जो व्यवहारवाद है वो क्या है? मूल्य रहित है। बिल्कुल सही बात है। व्यवहारवाद में क्या कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, और ऐसे ह्यूमन बिहेवियर की जिसको डेटा के ज़रिए से जो है रिप्रेजेंट किया जा सके, उसको दर्शाया जा सके। और फिर जो रीज़न इसमें दिया गया है कि बिहेवियरलिज्म इज इंट्यूटिव, मतलब इंट्यूशन का मतलब क्या होता है? इंट्यूटिव मतलब इंट्यूशन, पहले आप समझिए। इंट्यूशन का मतलब क्या कि जो आपका सहज ज्ञान है, जो आप अपनी सिक्स सेंसेस के ज़रिए से आप समझते हैं, या फिर गट फीलिंग को कह सकते हैं। तो व्यवहारवाद में इंट्यूशन के लिए कोई स्पेस नहीं है, वो कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे जो कारण है, जो रीज़न है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? ये इंट्यूटिव नहीं है। तो अगर बात करें, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें जो असर्शन दिया गया है वो करेक्ट है। और जो रीज़न इसमें दिया गया है कि व्यवहारवाद अंतर्प्रेरणीय है,
बिहेवियरलिज्म इज इंट्यूटिव, ये इनकरेक्ट है। तो अगर आप बात करें आंसर की, तो इसमें जो है ए इज करेक्ट, ए इज ट्रू एंड और इज फॉल्स। जो ऑप्शन सी है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगेन कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल थियरी के हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ये जो दो क्वेश्चन हैं ये पॉलिटिकल थियरी के क्वेश्चन हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया है लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी हैज़ नो मीनिंग, मतलब स्वतंत्रता के बिना समान स्वतंत्रता, लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी मतलब समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो अर्थहीन है। और दूसरा क्या लिखा है, एब्सोल्यूट लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल, मतलब किसी भी व्यक्ति को मनचाही आज़ादी नहीं दी जा सकती है कि वो जो उसका जो दिल करे वो करे। तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट में एक लिबरल स्टेट में ये पॉसिबल नहीं कि जो है एब्सोल्यूट लिबर्टी दी जाए। तो एब्सोल्यूट लिबर्टी जो है वो तो प्राकृतिक अवस्था में, स्टेट ऑफ नेचर में, या एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे राज हो ही ना, जहाँ पे अराजकता हो, डिसऑर्डर, टोटल डिसऑर्डर हो, वहीं पे संभव है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो भी करेक्ट है। स्वतंत्रता समानता के बिना स्वतंत्रता अर्थहीन है, और एब्सोल्यूट लिबर्टी इज नॉट पॉसिबल, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये जो है क्या है, इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, आर जो लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखें कुछ किताबों के आपको नाम दिए गए हैं और इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। तो हम जैसा कि जानते हैं पिछली भी क्लासेस में हमने इन चीज़ों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो अगर हम लॉज की बात, दास कैपिटल की बात करें, जो जिसको लिखा था कार्ल मार्क्स ने, तो 1867 में जो है दास कैपिटल को लिखा गया था, लॉज को लिखा गया था 350 बीसी में। और ये जो बुक है डिस्कोर्स ऑन ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, इस बुक को किसने लिखा था, जीन जैक्स रूसो ने लिखा था। और कब लिखा था, 1755 में उन्होंने इस बुक को लिखा था। और हम जानते हैं कि न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानववाद जो किताब है, न्यू ह्यूमनिज्म, ये किसकी बुक है, ये बुक है एम एन रॉय की, राइट। और इस बुक को एम एन रॉय ने 1947 में लिखा था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। लॉस पहले आएगी, मतलब सेकेंड। और फिर अगेन यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे कुछ आपको कुछ क्रांतियों के बारे में बात की गई है, जो रिवॉल्यूशन हुई हैं ख़ासतौर पे अमेरिका में, और अमेरिका में, रसिया में और इंडिया में, उसके बारे में बात की जा रही है। इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड में कब हुई थी, 1688 में हुई थी, राइट। और प्रोलिटेरियट रिवॉल्यूशन की बात करें अगर हम, तो ये 1917 में हुई थी रसिया में। टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में हम जानते हैं कि ये जेपी ने नारा भी दिया था, संपूर्ण क्रांति का नारा, ये 1974 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। एक्चुअली ये ट्रेंड है पॉलिटिकल साइंस का एक, और 1930 से लेकर के 1960s के बीच में, 1960 के दशक में जो है व्यवहारवाद अपने पीक पे था। वैसे व्यवहारवाद की बात करें तो हम जो है आपने नाम सुना होगा, ऑर्थर बेटन क्ले का नाम सुना होगा, ग्राहम वालेस का नाम सुना होगा। इनकी भी रचनाओं में हम देखते हैं कि एक हमें हिंट मिलता है, लेकिन सही मायने में जो बिहेवियरल रिवॉल्यूशन आती है, किसके आने से आती है, डेविड ईस्टन की। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो ऑप्शन डी है, अगर हम सॉरी, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है वो वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 1 2 4 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगेन यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं और और कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। यहाँ पे कुछ थिंकर्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जॉन रॉल्स के बारे में बात की जा रही है, लॉक के बारे में, ग्रामसी के बारे में, और बोधा के बारे में। और इस क्वेश्चन की बारीकी है कि इस क्वेश्चन को बिना एलिमिनेशन मेथड के, जो एलिमिनेशन मेथड है जिसको हम छटनी कहते हैं, उसको अपनाए बिना आप इसको जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और
क्वेश्चन में एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि क्या आप ये जानते हैं कि जो सेपरेशन ऑफ पावर, इसको शक्ति का पृथक्करण कहते हैं। वैसे तो आप देखिए मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को प्रपोज किया था सही मायने में, लेकिन हमें जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में एक हिंट मिलता है। वो शक्ति जो पावर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की रॉल्स को, हम जानते हैं कि उनका जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हेजीमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको कहाँ देखने को मिलता है, एंटोनियो ग्राम्सी की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखने को मिलता है। इवन सिविल सोसाइटी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमको ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी की पॉलिटिकल फिलॉसफी में देखने को मिलता है। लेकिन आपको जो है इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सबसे सटीक आंसर है उसको आपको चूज करना है। सॉवरेंटी का जो ऑप्शन जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, उसको बोदा ने दिया था। ग्राम्सी को यहाँ पे हम सिविल सोसाइटी से मैच करेंगे, ना कि हेजीमनी से। और लॉ को हम सेपरेशन ऑफ पावर से मैच करेंगे। ओके, तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 में जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखें कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं आपको यहाँ पे, और उनको मैच करना है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि फिलॉसफी ऑफ राइट, अगर आपने हमारी पॉलिटिकल थियोरी की, सॉरी पॉलिटिकल फिलॉसफी की, राजनीतिक दर्शन की क्लास ली होगी या उसके नोट्स पढ़े होंगे, तो आपको मैंने बताया था कि 1821 में जो है हेगल ने फिलॉसफी ऑफ राइट नाम की बुक लिखी थी। और फिर गांधी की बहुत ही फेमस बुक है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, आमतौर पे किताब आपको पढ़ने को नहीं मिलती है, सुनने को नहीं मिलती है। और प्लेटो की बुक है स्टेट्समैन। और अरविंदो ने क्या लिखा है, ह्यूमन साइकिल। ठीक है ना, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू की बुक है। तो ऑप्शन आपको जो सबसे सटीक आंसर है उसको चूज करना है। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। निम्न में से सरकार के तुलनात्मक अध्ययन के प्रणेता किसे माना जाता है। तो हम जानते हैं कि अरस्तु को जो है ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उनको तुलनात्मक राजनीति का पिता माना जाता है। और अगेन ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये भी तुलनात्मक राजनीति से पूछा गया है। और इसमें ये पूछा गया है कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है, जो तुलनात्मक राजनीति है, वो एक ऑटोनॉमस, एक स्वायत्त डिसिप्लिन के रूप में, एक स्वतंत्र विषय के रूप में, स्वायत्त विषय के रूप में उसकी स्थापना कब हुई, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1960 के दशक में, 1960s में एक विषय के तौर पे जो है तुलनात्मक राजनीति को जो है स्थापित किया गया। वैसे तो तुलनात्मक राजनीति की अगर हम बात करें तो प्लेटो के, सॉरी अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी में भी चीज़ें देखने को मिलती हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और बाद में भी आप देखें, लेकिन आप देखें अगर आपने नाम सुना होगा सिडनी वर्बा का आपने नाम सुना होगा, आर्नल्ड एंड पावेल का नाम सुना होगा। 1963 में काफ़ी कुछ बुक पब्लिश होती हैं, जैसे कि आपने सिविक कल्चर का नाम सुना होगा। और उसी टाइम से जो है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक स्वायत्त, एक ऑटोनॉमस डिसिप्लिन के तौर पे हम, एक स्वायत्त विषय के रूप में हम जानते हैं कि इसको स्थापित किया गया था। अगेन यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 13 की, which one of the following considered the basic feature of a federal government। जो संघात्मक सरकार है, संघात्मक सरकार की अगर बात करें तो उसका बेसिक फीचर क्या है। तो संघात्मक सरकार की अगर बेसिक फीचर की अगर हम बात करें तो जो संघीय सरकार होती है उसमें क्या होता है कि उसमें संविधान के द्वारा दो प्रकार की सरकारें स्थापित की जाती हैं। और हम देखते हैं कि जो शक्तियाँ हैं उसका विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच में, जो सेंटर है उसके बीच में जो यूनिट्स हैं। जैसे कि हम इंडिया के केस में देख सकते हैं दोहरी सरकारें हैं, हम कनाडा के केस में देख सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया के केस में देख सकते हैं, हम अमेरिका के केस में देख सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल हैं फेडरल कंट्रीज़ के। और यहाँ पे क्या है कि दोहरी सरकारें हैं। और अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से, इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। राजनीतिक संचार से जो जुड़ी हुई अवधारणा है उसके बारे में बात करें। तो ये जो ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से, राजनीतिक संचार से जुड़ा हुआ है। और 1963 में जो है कार्ल डायस ने एक बुक लिखी थी, वेब्स ऑफ गवर्नमेंट। इसी में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है।
और अगेन यहाँ पे देखिए ये भी क्वेश्चन पॉलिटिकल थ्योरी का और कंपैरेटिव दोनों पॉलिटिक्स से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी क्वेश्चन है और पब्लिक एड का। इसमें पूछा जा रहा है कि द एसेंशियल फीचर ऑफ अथॉरिटी इज सत्ता की आवश्यक विशेषता है। अथॉरिटी की जो मुख्य विशेषता है क्या है कि लेजिटिमेसी है, वैधता है। मतलब वैधता जब किसी भी अथॉरिटी में जब वैधता या वैधानिकता आ जाती है तो लोग उसके आदेशों को स्वेच्छा से मतलब बिना किसी दबाव के जो है स्वीकार कर लेते हैं। और अगेन यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16 ये भी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डेमोक्रेसी हैज नॉट सक्सीडेड इन द मोस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो अधिकतर विकासशील देश हैं उनके बीच में उनके अंदर जो है क्या हुआ है कि लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है। अधिकतर विकासशील देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया है। और फिर जो उसके लिए रीज़न दिया गया है कि पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, जो सहभागी राजनीतिक संस्कृति है, इज लैकिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब क्या है कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से एक्टिवली प्रोएक्टिव फॉर्म में कह सकते हैं कि या फिर हम ये कहें कि प्रत्यक्ष रूप से गंभीरता के साथ जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और इसी वजह से देखें हम बहुत से विकासशील देशों में मिलिट्री गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जनता की सहभागिता बहुत कम है। और पॉलिटिकल कल्चर की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल कल्चर का जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप देखें 1963 में जो है आमन एंड पावेल ने एक किताब लिखी थी पॉलिटिकल कल्चर के नाम से। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि उसमें उन्होंने 5 कंट्रीज़ की स्टडी की थी। और साथ ही साथ उसमें उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर के जो फॉर्म्स हैं जो जो उसके प्रकार हैं उसके बारे में वो बात करते हैं। तो आइए एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें वो कौन-सी कंट्रीज़ हैं जिनका उन्होंने स्टडी किया था। और मैं इसलिए चीज़ों को बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, हालाँकि मैं इस क्वेश्चन को सम अप जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1963 में आमंड एंड सिडनी वर्मा ने एक बुक लिखी थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आमंड एंड सिडनी वर्मा ने एक बुक लिखी थी, ठीक है? जिसका नाम था द सिविक कल्चर, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स एंड डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। और ये जो 5 कंट्रीज़ हैं इनके नाम भी पूछे गए थे, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी एंड मैक्सिको। ये जो टोटल अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और यहाँ पे एक कंट्री एक स्टेट और था इसका नाम है इटली। आप नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन 5 कंट्रीज़ की इन्होंने स्टडी की थी और उन्होंने 3 प्रकार के पॉलिटिकल कल्चर के बारे में बताई थी, पैरोकियल, संकीर्ण एंड पार्टिसिपेंट, ठीक है? इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जिसे पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में दिसंबर 2005 के पेपर में, यहाँ पे पूछा गया है अगेन यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। लिखा गया कि अमेरिकन सीनेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर इन द वर्ल्ड। आप देखें जितने भी देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, मतलब 2 सदन हैं वहाँ की पार्लियामेंट के, वहाँ की संसद के, तो उसमें सीनेट जो है सर्वाधिक शक्तिशाली है। सीनेट का हम जानते हैं कि जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हमारे वहाँ और भी कंट्रीज़ में आप देखें सीनेट किसी भी कंट्री में आमतौर पे जो सेकंड चैम्बर है, जो संसद का दूसरा सदन है, उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। और सीनेट का हम जानते हैं कि बहुत ही पावरफुल लेजिस्लेचर है। तो जैसे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है यदि कोई वो संधि करता है, कोई समझौता करता है या जो भी कुछ चीज़ें वहाँ पे पार्लियामेंट में आती हैं, जो भी कुछ चीज़ें अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के ज़रिए से, तो उसमें क्या है कि सीनेट का अप्रूवल ज़रूरी है। अगर सीनेट अप्रूव किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर दे तो उस केस में फिर क्या है कि मतलब जो है वो एक्टिविटी राष्ट्रपति की जो है जैसे नल एंड वाइड हो जाती है। आप देखें प्रथम विश्व युद्ध में जब जो है क्या बोलते हैं राष्ट्र संघ बना, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो अमेरिका की जो सीनेट है उसने अप्रूव नहीं किया और इसकी वजह से जो है उसकी सदस्यता जो है अमेरिका नहीं ले पाया। और इस पे क्या लिखा है कि अमेरिकन सीनेट हैज़ इक्वल पावर एज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ की संसद का, वहाँ की पार्लियामेंट का हम यह कह सकते हैं, जो प्रथम सदन है,
इसमें कहा जा रहा है कि दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं, ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो सीनेट है, वो सही मायने में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो वहाँ का फर्स्ट चैम्बर है, प्रथम सदन है, उससे भी कहीं ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों की शक्तियाँ बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए दोनों की शक्तियाँ बराबर नहीं है, तो इसलिए जो आर है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो अमेरिका की जो सीनेट है, वो विश्व की सर्वाधिक या सबसे अधिक शक्तिशाली सेकेंड चैम्बर है, दूसरा सदन है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे आप देखें कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, और इनको आपको बताना है कि वो किस कालक्रम में, किस कालखंड में ये पॉलिटिकल साइंस में आए। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कानून की उचित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फीडबैक लूप्स, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन की बात हो रही है यहाँ पे। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, जिसको हम हिंदी में केंद्रीय प्रजातंत्रीय केंद्रीयवाद कहते हैं। तो सबसे पहले हम आइए समझते हैं। देखिए, वैसे तो रूल ऑफ लॉ की अगर आप बात करें तो लोग कहेंगे कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ब्रिटेन में आया, वो अलग बात है। लेकिन सही मायने में जो है, एवी डाइसी ने, आपने इसका नाम सुना होगा, एवी डाइसी ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था। और उन्होंने 1885 में एक बुक लिखी थी, और तभी से ये कॉन्सेप्ट, जो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ, ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ। और सही मायने में ये जो विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? एवी डाइसी का। और ये कब आया था? 1855 में, 1885 में। और ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अगर बात करें, ये 1791 में ही आ गया था। अमेरिका में जो पांचवा संवैधानिक संशोधन हुआ था, फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके जरिए से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सुनिश्चित किया गया था, इंश्योर किया गया था। और डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात करें, ये रसिया में हुआ था 1917 में। ठीक है। और फीडबैक की अगर हम बात करें, जो फीडबैक लूप की बात करें, तो ये 1960s में आप देखें, जो कम्युनिकेशन थियरी को पढ़ेंगे आप, तो वहाँ से। तो अगर आप बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले क्या आया? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक मिनट, ये तो पूरा मिक्सअप हो गया है, इसको साफ करने के लिए इरेज। तो सबसे पहले क्या आया? ऑप्शन, सबसे पहले हम थर्ड को रखेंगे, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रखेंगे। उसके बाद फिर हम रखेंगे किसको? सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को रखेंगे। ओके, फिर हम रखेंगे रूल ऑफ लॉ को, फिर डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, और लास्ट में फीडबैक लूप। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, अगेन यहाँ पे देखिए कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, और आपको क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करना है? इनके कालक्रम के अनुसार। वैसे ये जो क्वेश्चन था, ये मतलब ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो इनकरेक्ट हैं। कैसे? अगर हम बात करें, ये जो बुक है, द पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें, ये बुक 1984 में पब्लिश हुई थी, 1984 में। और हम जानते हैं कि ये जो वो बुक है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरिया, इसको किसने लिखा था? आमंड ने लिखा था। और ये बुक 1960 में पब्लिश हुई थी। और अगेन इस बात करें हम मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट की, अगर हम बात करें, इस बुक को लिखा था एलन आर बॉल ने लिखा था। एलन आर बॉल ने लिखा था, मॉडर्न गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को लिखा था। और इन्होंने इस बुक को लिखा था 1971 में लिखा था। और एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, ये बुक 1966 में लिखी गई थी। तो हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस कंट्री में, किस देश में कैसी व्यवस्था है। फेडरल मतलब संघीय, प्रेसिडेंशियल और रिपब्लिक। तो ये तो फेडरल और प्रेसिडेंशियल और रिपब्लिक की बात करें, तो ये कहाँ पे है? अमेरिका में है। फेडरल, पार्लियामेंट्री और रिपब्लिक रिपब्लिक की बात करें, ये इंडिया हो जाएगा। और मोनार्की कहाँ पे है? मोनार्की, पार्लियामेंट्री और यूनिटरी जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। एकात्मक का मतलब क्या? वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। और अगर हम बात करें फ्रांस की, अगर हम बात करें, तो फ्रांस रिपब्लिक है। वहाँ पे पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उसका मिक्सचर है, कह सकते हैं कि दोनों को मिक्स्ड क्वालिटी है वहाँ पे, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, ऑप्शन जो यहाँ पे ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था, रिजोल्यूशन, वो कब पास हुआ था? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1929 में लाहौर में पास हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे पूछा गया है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो आधारभूत ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है वो किस केस में आया था? वो केशवानंद भारती में आया था 24 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन, ये प्रोटेम स्पीकर का क्वेश्चन और बेसिक स्ट्रक्चर का इंडियन पॉलिटी के एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुए हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का क्या है? देखिए, जब भी लोकसभा का इलेक्शन होता है तो लोकसभा को जो जो सबसे श्रेष्ठ, मतलब उम्र के हिसाब से बात करें और अनुभव के हिसाब से अगर हम बात करें, जो जो व्यक्ति जो है, जो सांसद जो उम्र में बड़ा है, अनुभव में जिसको जाता है, उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और उसका काम क्या है कि लोकसभा के सदस्यों को वो क्या करें, वो उनको शपथ दिलाए, उनको स्वीयरिंग करें, उनको शपथ दिलाए, और जब तक कि अस्थाई परमानेंट स्पीकर का चयन नहीं हो जाता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता, तब तक जो है वो सदन की अध्यक्षता करे, उसको चेयर करे, उसकी अध्यक्ष के तौर पे काम करें। और फिर यहाँ पे देखिए इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेसाइडेड बाई ए नॉन मेंबर। तो हम जानते हैं कि जो भारत की अगर हम बात करें, भारत की जो राज्यसभा है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो राज्यसभा के सदस्य की अगर हम बात करें, तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। मतलब वो उसकी अध्यक्षता तो करता है लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। अगेन अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 की यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, आपको इसको मैच करना है। इसमें आप बताएं कौन सा क्वेश्चन होगा। मुझे थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा, गला फंस रहा है। तो देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 29, आर्टिकल 368 एंड 356। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से पढ़ा होगा तो आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 14 है, जो जो धारा 14 है, उसमें अनुच्छेद 14, उसमें क्या बात की जा रही है? राइट टू इक्वलिटी के बारे में। और आर्टिकल 368 में क्या है कि कैसे संविधान का संशोधन किया जाए, ये उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। और राज्यों में कैसे राष्ट्रपति शासन लगे, प्रेसिडेंट रूल की बात करें हम, राज्यपाल के शासन, प्रेसिडेंट रूल और राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। ये आर्टिकल 356 में है। और आर्टिकल 39, ये जो आर्टिकल 39 है, सही मायने में किसका पार्ट है? डीपीएसपी का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनसे ये आर्टिकल रिलेटेड है, आर्टिकल 39। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, तो इसमें जो ऑप्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? 14 को देखिए, एक हमने क्या किया कि ए को हमने सेकंड से मैच कर दिया। तो देखिए यहाँ पे दो विकल्प हैं, आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हमने डी को किससे मैच किया? थर्ड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा, राइट। 25 में जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। 26 की अगर हम बात करें, यहाँ पे अलग अलग पदाधिकारी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी, और जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर, उनके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि जो पद की अपनी शपथ लेते हैं, तो उस शपथ का नेचर क्या होता है। जैसे कि हम देखें, जो भारत का प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि संविधान को प्रिजर्व करे, प्रोटेक्ट करे, उसको डिफेंड करे, मतलब ओवरऑल उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रखे, अपहोल्ड करके रखे। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उन वो शपथ का उनका क्या नेचर होता है कि वो संविधान में विश्वास रखें, ठीक है ना, आस्था रखें, विश्वास रखें। और देखिए, अगर आपने देखा होगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर की ये जिम्मेदारी होती है कि कैबिनेट में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाए। तो जितने भी मंत्री होते हैं
उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। और जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको किस बात की शपथ दिलाई जाती है? जो उनकी ओथ होती है उसमें ये है कि वो अपने कार्यों का जो निर्वहन है, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको सही तरीके से वो फुलफिल करेंगे। ओके, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को मैच किया किससे? ए को मैच किया फोर्थ से, और डी को मैच कर दिया किससे? हमने पहले से। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो गया। अगेन यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ, जो कानून का शासन है, विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ फाइंड एक्सप्रेशन इन न्यूमरस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारतीय संविधान के अलग अलग अनुच्छेदों में, अलग अलग धाराओं में विधि के शासन के बारे में बात की गई। जैसे आप देखें आर्टिकल 14, 15, 16 देखें आप, उसमें विधि के शासन के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे फिर क्या लिखा गया है कि रूल ऑफ लॉ, क्या लिखा है? रूल ऑफ लॉ डज नॉट फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो गया। जो विधि का शासन है, आर्टिकल 14 क्या है? इसको रूल ऑफ लॉ बोलते हैं, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, संविधान का जो आधारभूत ढांचा है उसका हिस्सा है। और हम जानते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को जो है, जब केशवानंद भारती वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो संविधान को चेंज कर सकती है, संशोधन कर सकती है, उसको अमेंड कर सकती है, लेकिन जो उसका आधारभूत ढांचा है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकती है। और रूल ऑफ लॉ क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो विधि का शासन है, कानून का शासन है, वो क्या है? वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का हिस्सा है। तो यहाँ पे जो है आर क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। तो ए इज ट्रू एंड आर इज ऑल्सो। ऑप्शन जो सी है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी का ये भी क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट आर नॉट जस्टिसिएबल। मतलब इनको कानून के द्वारा, मतलब न्यायालय के द्वारा इसको लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब न्याय सीमा के अधीन नहीं है। आप किस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं इन आर्टिकल्स को लागू कराने के लिए। और फिर क्या कहना है कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जो घोषणाएं हैं सुप्रीम कोर्ट की या न्यायिक घोषणाएं हैं, है मेड इन द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। एक्चुअली देखिए 1980 में एक केस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आया था जिसका नाम था मिनर्वा मिल केस। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, या मतलब फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हैं, और जो डीपीएसपी हैं उनके बीच में एक संतुलन होना चाहिए। उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो संतुलन बना रहे, इसने सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का, आधारभूत ढांचे का पार्ट होगा। अगेन अगर हम बात करें इस कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे अगेन आपको देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात की जा रही है। और प्रस्तावना में जो एलिमेंट दिए गए, जो तत्व दिए गए हैं, उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है। कैसे? कालक्रम के अनुसार। तो एक कोड आप याद कर लीजिए, जेलेफ। जेलेफ का मतलब क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वैसे भी देखें लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो फ्रांस की जो क्रांति हुई, फ्रांस में जो क्रांति हुई उससे प्रभावित है। ये तीनों तत्व, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको शॉर्ट में जेलेफ बोलते हैं। और हिंदी में अगर हम बात करें तो सबसे पहले, अगर बात करें हिंदी में, तो सबसे पहले न्याय आएगा, फिर लिबर्टी आएगी, स्वतंत्रता आएगी, फिर इक्वालिटी, और लास्ट में फ्रेटर्निटी। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, पहले फोर्थ आएगा। अगेन हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 30 में, यहाँ पे पूछा गया है कि जो भारत के
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको आपको ऑर्गेनाइज करना है कालक्रम के अनुसार। मतलब ये 4 लोगों के नाम दिए गए हैं, 4 राष्ट्रपति के नाम दिए गए हैं। इनमें सबसे पहले कौन बना राष्ट्रपति, उसके बाद कौन बना, फिर उसके बाद कौन बना। तो सबसे पहले जाकिर हुसैन, ठीक है ना, फिर वीवी गिरी, फिर जो है फखरुद्दीन और नीलम संजीवा रेड्डी। तो इस क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 30 में ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। थोड़ा सा आप इसको आइए देखते हैं कि क्या उनका टाइमिंग है, किस टाइम फ्रेम में जो है ये देश के राष्ट्रपति बने हैं। ये काम नहीं कर रहा है। ऑलराइट गाइस, ये ओपन हो गया। कभी एक्चुअली एक ही डिवाइस पे कई सारे मैंने पेजेस खोल रखे हैं, तो इस वजह से कभी कभी ये सिस्टम भी, इसकी भी लिमिटेशन है। मैं तो चाहता हूँ कि आपको यहाँ से जितना भी अधिक हो सके, अधिकतम से अधिक मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर सकूँ। ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हो रहा है। एनीवे, तो सबसे पहले आप देखें कि जाकिर हुसैन बने हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगेन यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें अगर हम, पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग और ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल प्रमोट्स मोटिवेशन। जो संगठन के सिद्धांत हैं उसमें से किस सिद्धांत के माध्यम से जो है अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करता है। मतलब किस सिद्धांत को लागू करने से जो वर्कर्स हैं, जो या फिर जो वहाँ के मेंबर्स हैं, उनके अंदर जो है मोटिवेशन आता है। तो अगर बात करें मोटिवेशन की या अभिप्रेरणा की बात करें, तो जब आप डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, कार्य का विभाजन करते हैं और हर एक इंडिविजुअल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दायित्व देते हैं कि आपको इस काम को करना है, तो व्यक्ति के अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और उससे फिर क्या होता है कि जो उसका मोटिवेशन है वो बढ़ता है। और अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, जो पेंडेंट, यहाँ पे बात हो रही है पेंडेंटल एक्ट की। एक्चुअली जो एक्ट है 1883 में आया था। कहाँ आया था? अमेरिका में आया था। और इसके जरिए से वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ की जो सिविल सेवा है, उसमें सुधार किया गया था। और अगेन यहाँ पे देखें, ये भी पब्लिक एड का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 33 ये भी पब्लिक एड का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फुल्ली डेवलप्ड ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर। मैक्स वेबर के अनुसार पूर्ण रूप से विकसित नौकरशाही की कुछ विशेषताएं हैं, कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। तो जो आइडियल फॉर्म ऑफ जो ब्यूरोक्रेसी है मैक्स वेबर के एडमिनिस्ट्रेटिव फिलॉसफी में, उनके प्रशासनिक चिंतन में, तो आप देखेंगे आइडियल जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आइडियल टाइप है, उसमें क्या है कि वहाँ पे पद सोपान है, और वहाँ जो जितने भी स्टाफ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन पे होगा। उनका ना तो इलेक्शन होगा और ना ही सिर्फ उनके अचीवमेंट पे जो है उनका जो है प्रमोशन होगा। ये उपलब्धि के आधार पे तो किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, मतलब किसी का प्रमोशन हो सकता है। अगर सपोज कि एक पारंपरिक नौकरशाही है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी है, उसका उसमें भी अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, कोई अचीवमेंट, कोई उपलब्धि हासिल करता है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है। लेकिन जो बात हो रही है यहाँ पे पूर्ण रूप से विकसित, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पूर्ण रूप से विकसित। जो आइडियल टाइप के बारे में अगर बात करें हम, आइडियल टाइप जो आदर्श नौकरशाही मैक्स वेबर की आइडियल टाइप नौकर, उसमें क्या है कि पद सोपानिक व्यवस्था है। जैसे जैसे मतलब जिस स्तर के लोग हैं, जिस स्तर के पदाधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, उसी के हिसाब से जो है एक चेन ऑफ कमांड बनी हुई है, और उनका सिलेक्शन कैसे हो रहा है? वस्तुपरक योग्यता पर, ऑब्जेक्टिव क्वालिफिकेशन पे। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, 33 में जो है पहला और चौथा, यानी ऑप्शन जो पहला और चौथा अगर हम देखें, पहला और चौथा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है 31 में वो करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है नौकरशाही की, ये भी पब्लिक एड का क्वेश्चन है, पूछा गया है। इसमें लिखा गया है कि नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी से सर्किल, जो नौकरशाही क्या है कि एक सर्किल है, गोला है, फ्रॉम विच नो वन कैन एस्केप, जिससे कोई बच नहीं सकता है। इट्स हायरार्की इज ए हायरार्की ऑफ नॉलेज, जो इसका सोपान है, हायरार्की है, वो क्या है? हायरार्की ऑफ नॉलेज है। ये किसका कथन है? ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। आमतौर पे जब आप नौकरशाही के बारे में पढ़ते हैं, तो या तो आप मैक्स वेबर को टिक करेंगे, या तो एफ.एम. मार्क्स को, मॉर्टिन मार्क्स को टिक करेंगे। लेकिन ये परिभाषा किसकी है? कार्ल मार्क्स की। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे फिर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, ये भी पब्लिक एड का क्वेश्चन है।
इसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट नॉट एसोसिएटेड, नॉट को आपको फोकस करना है, विद द साला मॉडल ऑफ रिक्स, जो रिक्स का साला मॉडल है उससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये बाजार कैंटीन ये भी जो है साला मॉडल से रिलेटेड है। पॉलीनॉर्मेटिव ये भी, वहाँ पे देखिए जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है, समपार्श्वी समाज है, उसमें कलेक्ट पाए जाते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं, बाजार कैंटीन मॉडल होता है, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 36 में सेल के बारे में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में बात हो रही है। ये क्या है कि ये पब्लिक कोऑपरेशन है। और अगेन यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन नंबर 37 में ये भी पब्लिक एड का ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है। जैसे यहाँ पे देखें आप, तो ये बहुत ही फेमस बुक है, इसको कई बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में मोर देन 10 टाइम्स बुक के बारे में पूछा गया है। और ये जो बुक है ये लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसको किसने लिखा है? एल.डी. वाइट ने। इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देखें, अगर एक भी आप जानते हैं, ठीक है ना, दो विकल्प आप जानते हैं, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि एल.डी. वाइट ने लिखा है इसको, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो बुक है। और ड्वाइट वाल्डो की बहुत ही फेमस बुक है आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे 1 एंड 3, लेकिन ये देखिए टाई अप हो गया, यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं चीज़ बताना चाहूँगा जिसको आप नोट कर लीजिए, विलोबी की जो बुक है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ए को आप किससे मैच करेंगे? ए को मैच करेंगे आप सेकेंड से। और उर्विक की बुक है, लूथर गुलिका उर्विक का आपने नाम सुना होगा, उर्विक की बुक है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन अभी आप देखिए, जो हमारी टेस्ट सीरीज में जो इसके पहले भी जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें ये इस बुक के बारे में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरीके से। एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को किसने लिखा था? उर्विक ने। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगेन आप देखें ये जो क्वेश्चन है 38, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्वेश्चन। मैं आईजीपी लिख दे रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से। और इसमें जो आर्टिकल 32 में, अनुच्छेद 32 में जो याचिकाएं दी गई हैं मूल अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें बंदी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडमस आपने सुना होगा, समादेश, की वारंट, अधिकार परीक्षा, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आपको मैच करना है कि उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको मैच करना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि यदि किसी ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना। मैंडमस में कोर्ट आदेश देता है, मैंडमस, हाँ, मतलब वी कमांड, ओके, कमांड टू परफॉर्म। और की वारंट मतलब किस अथॉरिटी से कोई पदाधिकारी किसी पद पे काम कर रहा है। और सर्टियोरियरी के, जिसको हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इसको किससे करेंगे? क्वासिंग डिसीजन बियॉन्ड लीगल। मतलब अगर किसी कोई न्यायालय इस तरीके से काम कर रहा है जो काम उसकी लिमिट से, उसके अधिकार क्षेत्र से, उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो, तो उसकी सर्टियोरियरी के जरिए से, उत्प्रेषण के जरिए से सुप्रीम कोर्ट उसको जो है रोक सकता है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, हम बात करें 4321 आपको मैच करना है। ओके, 4321 का मतलब क्या? ऑप्शन जो बी है यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे आप देखें, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, मैंने अपने लेवल पे बहुत कोशिश की क्वेश्चन नंबर 39 की। जैसे कि आप जानते हैं अशोक मेहता, ये जो पंचायती राज व्यवस्था वाली कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी 1977 में। और संथानम कमेटी की हम बात करें, ये आई थिंक 1962 में ये आई थी। एक मिनट इसको देख लेते हैं। और कोठारी भी ऐसे कुछ इसी के आसपास 1966 के आसपास आई थी। लेकिन ये जो जीएस वाजपेयी कमेटी ने काफ़ी सर्च किया, तो मेरे ख्याल से ये 1948 के आसपास है। लेकिन जो है इसमें कोई ऑप्शन इस तरीका का नहीं जो उसको सूट कर रहा हो, ठीक है। वैसे एक बार हम देख लेते हैं। बाकी ये जो कमेटी है अशोक मेहता कमेटी, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं रिसेंट एग्जामिनेशन में। और इसके अलावा आप देखें, मैं आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। एक्चुअली ये एक सॉल्यूशन है नेट का, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन का।
तो होपफुली ये जो बहुत जल्दी आ जाएगा। काफ़ी दिनों से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से जो है ये चीज़ें डिले हो रही हैं। संथानम कमेटी 1962 में आई थी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 1962 में संथानम कमेटी, कोठारी कमेटी 64 में, 66 64 में ये कमेटी बनी थी और 66 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। और अशोक मेहता कमेटी तो आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, हाँ ठीक है ना। तो इसमें जो ये 3 कमिटीज़ हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया गया है, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, लिखा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, लिखा गया है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियल कैरेक्टर, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष कैरेक्टर किसका? पब्लिक सर्विस कमीशन का, लोक सेवा आयोग का, हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में, भारतीय संविधान में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो लोक सेवा आयोग है उसकी निष्पक्षता को सुनिश्चित किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और फिर क्या लिखा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेस्ट ओनली डिवाइस टू इंश्योर इंटेग्रिटी इम्पार्शियलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सर्विस कमीशन। देखिए, किसी भी देश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, जो आमतौर पे भर्तियां करता है, तो उसका निष्पक्ष होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा कि पूरे देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, अयोग्य लोग जो है प्रशासनिक पदों पे आ जाएंगे। और लोक सेवा की अगर हम बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, तो स्पेशली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखते हैं कि लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, राज्य से लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई है, ताकि जो लायक लोग हैं, जो लोग मेरिटोरियस हैं, उनका सिलेक्शन हो सके। और संविधान में जो है, संविधान निर्माताओं ने उसको क्या किया था कि उसको इसलिए ऐड कर दिया था ताकि जो रूलिंग पार्टी है वो मनमानी तरीके से जो है अपने सपोर्टर्स को जो है किसी भी प्रशासनिक पद पे नियुक्त ना कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सही बात है कि जो प्रशासनिक आयोग है उसकी जो ईमानदारी है, निष्पक्षता जो है कैसे बनाए रखी जा सकती है, जब उसकी जो व्यवस्था है उस जो है संविधान के अंदर हो, उसको अधिकार जो है संविधान से मिले, और उसको पावर अथॉरिटी जो है संविधान से मिले। मतलब ये ना कि सरकार का उसमें दखल हो, उसका कोई इंटरवेंशन हो। तो इस ऑप्शन में, जो क्वेश्चन नंबर 40 में ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आप ये बताएं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात की गई, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के बारे में बात की गई है, 312 में, 315 में, या किसी और में, ठीक है ना। और अगेन आप देखें, मैंने वैसे एक हिंट दे दिया है आपको, लेकिन उसके आसपास भी हो सकता है आंसर और उसके आगे पीछे भी हो सकता है, या हो सकता हो कि जो मैंने विकल्प दिया है वो ना हो। तो ये आपको जो है सर्च करना है और फिर कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, लिखा गया है, पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपोनेंट ऑफ न्यूरलिज्म। आप देखिए, ये आईआर का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि नव यथार्थवाद का प्रणेता कौन है। तो हम जानते हैं कि जो नव यथार्थवाद की हम बात करें तो दो थिंकर्स हैं, एक तो किनेथ वॉल्टेज हैं, किनेथ वॉल्टेज, और ये किसके बारे में बात करते हैं? ये डिफेंसिव रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। डिफेंसिव का क्या? जहाँ पे आप प्रतिरक्षा कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं, प्रतिरक्षात्मक यथार्थवाद के बारे में बात कर रहे हैं। और जॉन मीरसाइमर जो हैं, जो एक नववाद यथार्थवादी विचारक हैं, न्यू रियलिस्ट थिंकर हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन जो सी करेगा, और वो ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। जब आप न्यू रियलिज्म को पढ़ेंगे, नव यथार्थवाद को पढ़ेंगे, तो उसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, ऑफेंसिव रियलिज्म एंड डिफेंसिव रियलिज्म। इसको थोड़ा सा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो ऑफेंसिव रियलिज्म है, जो आक्रामक नवदारवाद है, जिसका कॉन्सेप्ट है मीरसाइमर का ऑफेंसिव, और डिफेंसिव उनके गुरु जो है वोल्टेज का। और यहाँ पे देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर प्रोबेबिलिटी इज एसोसिएटेड विथ, देखिए इसको हिंदी में आप देखें, परपत्र त्रुटि की संभावना की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो ये किसे? न्यूक्लियर वीपन से। ये वैसे तो न्यूक्लियर
साइंस का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। इसको गहराई में जाएंगे आप तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। कैसे कि न्यूक्लियर टेस्ट कैसे होते हैं, उसको कैसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिलहाल आप जानें कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सर्क्यूलर एरर प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियर वीपन से रिलेटेड है। इसको बस आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसकी गहराई में जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43 में, ये भी आईआर का ही क्वेश्चन है। द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स बिहेवियर इन न्यू रिलीजम। अब देखिए नौ उदारवाद, नौ यथार्थवाद से यहाँ भी क्वेश्चन था न्यू रिलीजम से, और अगेन यहाँ पे क्वेश्चन। तो ये पूछा जा रहा है कि द प्राइमरी एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट बिहेवियर इन न्यू रिलीजम इज द स्ट्रक्चर ऑफ। नव यथार्थवाद में राज्य के व्यवहार की प्राथमिक व्याख्या किसके अंतर्गत की जाती है? तो ऑब्वियसली जो नेशन सिस्टम है। देखिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति की हम बात करें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक अनार्किक सिस्टम में ऑपरेट होती है, जिसके मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? नेशन स्टेट हैं, नेशन स्टेट्स हैं। जो राष्ट्र राज्य हैं वो उसके मुख्य कंपोनेंट हैं, और नेशन स्टेट सिस्टम के अंदर ही न्यू रिलीजम या रिलीजम को हम स्टडी करते हैं। और ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, एजेंडा फॉर पीस। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जो महासचिव हैं बुतरस घाली, ये इसको लेकर के आए थे, इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को कब लाए थे? 1992 में। तो इसका ईयर भी याद करके रखिएगा, उनका नाम भी है। वहाँ के जो यूएनओ के, मतलब जो आप देखें जो संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट है, उसके जो सेक्रेटरी होते हैं, जनरल सेक्रेटरी, तो बुतरस घाली लेकर के आए थे इस प्रपोजल को। और यहाँ पे देखिए अगेन एक क्वेश्चन है, बहुत बार कई बार रिपीट हुआ है कि द सार्क कॉन्फ्रेंस 2004 एट इस्लामाबाद एग्रीड अपॉन। 2004 में जो सार्क का कौन कह सकते हैं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, तो उसमें किस बात पे आम सहमति बनी थी? तो वहाँ पे जो फ्री ट्रेड की अगर हम बात करें, फ्री ट्रेड एरिया, उसके बारे में बात होती है कि मतलब ये जो सार्क कंट्रीज़ हैं वो आपस में क्या है कि जो टैरिफ है उसकी कटौती करेंगे, और जो है आपस में अपने इकोनॉमिक कह सकते हैं कि ट्रेड को, आर्थिक व्यापार को और कोऑपरेशन को जो है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, यहाँ पे अगेन पूछा, देखिए क्या पूछा गया है कि एफर्ट्स एट डिसआर्मामेंट स्टॉप्स एट आर्म्स कंट्रोल। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे कि हिंदी में देख सकते हैं, निशस्त्रीकरण प्रयास क्या शस्त्र नियंत्रण तक सीमित हो जाते हैं। मतलब जैसे कि जब भी आप इंटरनेशनल पे डिसआर्मामेंट के बारे में बात करते हैं, निशस्त्रीकरण के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आर्म्स कंट्रोल, मतलब क्या कि कंट्रीज अपने वहाँ पे न्यूक्लियर वीपन को, और भी जो वीपन है जिससे बड़े पैमाने पे तबाही मचाई जा सकती है, उसको वो कंट्रोल करे, उसको रिड्यूस करे, उसको कम से कम करने की कोशिश करें। डिसआर्मामेंट बेसिकली इसी के बारे में है। आप देखें कोल्ड वार को पूरा आप स्टडी करेंगे, और जब कोल्ड वार खत्म होता है तो एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रसिया क्या कि अपने जो हथियार हैं, आर्म्स हैं, उनको रिड्यूस करने की बात करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी ट्रीटीज़ को, अपने साल्ट के बारे में, साल्ट ट्रीटी के बारे में आपने सुना होगा, आपने एबीएम ट्रीटी के बारे में सुना होगा। तो ये बेसिकली जो ट्रीटीज़ है इसका क्या मकसद था कि ये जो है आर्म्स हैं इसको कंट्रोल किया जा सके, उसका नियंत्रण किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसकी जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, उसको कम किया जा सके। और ये भी क्या लिखा है कि विदाउट आर्म्स स्टेट्स आर वल्नरेबल। विदाउट आर्म्स स्टेट्स आर वल्नरेबल, मतलब क्या कि अगर राज्यों के पास हथियार नहीं होंगे तो एक कह सकते हैं कमज़ोर स्थिति में होंगे, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। डिसआर्मामेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास हथियार हैं उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे। सपोज कि अगर कोई कंट्री है उसके पास हथियार ही ना हो, तो फिर क्या होगा कि उसकी जो संप्रभुता है, जो उसकी राष्ट्र की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्रीज हैं, वो सेफ नहीं होंगी। कोई भी उसके ऊपर अटैक कर लेगा, उसकी बाउंड्रीज को वो कैप्चर कर लेगा। आप देखें 1998 में जैसे इंडिया ने अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक उससे कुछ दिन बाद जो है पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया। क्यों? ताकि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बना रहे। और आखिरी क्वेश्चन, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें अगर हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा, कहा जा रहा है खुश्चेव प्रपोज द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस।
मतलब शांतिपूर्ण से अस्तित्व के बारे में बात करते हैं निकिता क्रुश्चेव। और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर वार इज इन अनविनेबल, मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता न्यूक्लियर वार को। आप देखें कोल्ड वार के दौरान क्रुश्चेव क्या था, जो निकिता क्रुश्चेव है, उनका नाम पूरा था निकिता क्रुश्चेव, ठीक है ना। तो इन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया कि चाहे वो कैपिटलिस्ट स्टेट हो, चाहे वो पूंजीवादी राज्य हो, या फिर जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज हो, आपस में शांतिपूर्ण तरीके से रह सकते हैं, मतलब इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर वो रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था, क्रुश्चेव ने दिया था, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। और ये भी बात हकीकत है कि अगर न्यूक्लियर वार होगा तो सिर्फ उससे तबाही ही तबाही होगी। सपोज कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वार हो जाए, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वार अटैक कर दें, तो इससे क्या होगा, कोई जीतेगा नहीं, और सिर्फ क्या होगी, तबाही होगी, डिस्ट्रक्शन होगा, और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों स्टेटमेंट सही, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय संगठन है, उसको आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, काल क्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो इसे देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। जैसे कि हम जानते हैं आसियान की अगर हम बात करें, आसियान कब स्टैब्लिश होता है, 1967 में। ओपेक की अगर हम बात करें, ओपेक कब स्टैब्लिश हुआ था, ओपेन 1960 में स्टैब्लिश होता है। सार्क की अगर हम बात करें, सार्क जो है ये कब स्टैब्लिश होता है, 1985 में। और एपेक की अगर हम बात करें, एपेक बहुत ही, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल, ये 1989 में स्टैब्लिश किया गया था। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, एपेक की बात करें, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें हम, 1960, 1967, 1985 और 1989, तो ओपेक पहले आएगा और एपेक सबसे लास्ट में आएगा। तो हमको पहला और तीसरा चूज करना है, पहला और तीसरा, सॉरी दूसरा और तीसरा, पहला नहीं, ओपेक जो है सेकंड है ना, तो दूसरा और तीसरा। पहले ओपेक आया, ओपेक का पहले 1960, फिर 1967, फिर पहला, फिर चौथा सार्क, और लास्ट में फिर एपेक, ठीक है ना। मतलब पहले सेकंड आना चाहिए, फिर लास्ट में थर्ड, तो सेकंड यहाँ पे और थर्ड यहाँ पे, तो ऑप्शन जो सी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। जैसे कि आप देखें लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें, इसको कौन लेकर आया था, नरसिम्हा राव लेकर के आए थे लुक ईस्ट पॉलिसी को। और आपको ये बताना है कि इस पॉलिसी को कब लाए थे, इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस पॉलिसी को कब लॉन्च किया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ से रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर हम बात करें जो है मोरारजी देसाई के बारे में बात करें, तो मोरारजी देसाई का ये मानना था कि शुरुआत में भारत ने जो गुटनिरपेक्षता को अपनाया था, नैम को अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें हमारा जो झुकाव था वो किसकी तरफ था, रसिया की तरफ था। तो उन्होंने फिर एक नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, जेन्युइन नॉन अलाइनमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, हिंदी भी देख लीजिए, हिंदी माध्यम की जो स्टूडेंट है वो निराश ना हो। इसको कहते हैं विशुद्ध गुटनिरपेक्षता। और हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के की लीडरशिप में 1998 में जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। और राजीव गांधी, देखिए राजीव गांधी ने क्या किया था कि एक प्रपोजल प्रस्तुत किया था, एक प्रस्ताव लेकर के आए थे यूएनओ में, इस 6 नेशन डिसआर्मामेंट इनिशिएटिव, मतलब कि एक 6 राज्यों का एक समूह था, इसमें इंडिया भी शामिल था। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने एक प्रस्ताव को रखा था कि कैसे हम डिसआर्मामेंट को वर्ल्ड लेवल पे जो है ला सकते हैं, और जो आर्म्स कंट्रोल है, जो शस्त्रों की होड़ है, उसको, जो रेस है आर्म्स के लिए, रेस फॉर एम्स जो है आर्म्स है, उसको हम कम कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आप जो किताबें पढ़ते हैं उसमें आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई थी कब हुई थी, 1984 में हुई थी, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ था और ये राजीव गांधी की सरकार बनी थी। और राजीव गांधी की सरकार की अगर हम बात करें तो इसी ने एक प्रपोजल लाया था, ठीक है, 6 नेशन का जो
प्रपोज़ल था, उसको उन्होंने प्रपोज़ किया था। और ये प्रपोज़ल कब आया था? 1988 में, 1988 में आया था। तो देखिए अटल बिहारी ने 1998 में, 88 98, तो मतलब 10 ईयर का गैप है यहाँ पे, ठीक है ना। और बात करें इसमें तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमने ए को फोर्थ मैच किया किससे? ए को फोर्थ मैच किया किससे? थर्ड से, बी को फोर्थ से, सी को सेकंड से, देखिए ना यहाँ पे सी को सेकंड से, और डी को पहले से। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट आंसर इसका देखिए यहाँ पे, इसमें ये जो कार्ल कार्ल वॉन क्लॉजविट की जो डिफिनेशन है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मोर देन 10 टाइम्स इसको पूछा गया यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्स, वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एक्शन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका, युद्ध राजनीति को और तरीकों से जारी रखना है। युद्ध राजनीति को मतलब उनके कहने का मतलब क्या है कि ये जो वार है ये भी अपने आप में एक पॉलिटिक्स है, और ये क्या है कि वार पॉलिटिक्स को एक अलग तरीके से जो है वो जारी रख रहा है। ये कई बार पूछा गया था, ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा नोट करिए कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कई बार पूछा गया है। और स्ट्रक्चरल रियलिज्म अभी मैंने आपको बताया कि किनेथ वॉल्टर जिस कॉन्सेप्ट को दिया है। तो देखिए एक क्वेश्चन वहाँ पे किससे हो गया, जो पहला क्वेश्चन था उससे था, जॉन मीरसाइमर से था, मीरसाइमर से था। और ये जो क्वेश्चन है किनेथ वॉल्ट से है। और थॉमस सेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है? कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लेशन का। और हैरोल्ड मैकिंडायर ने जो है हार्टलैंड थ्योरी दी थी। और इसकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 में, या 50 की बात करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए को हमने मैच किया थर्ड से। देखिए आपको छटनी एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। बी को हमने किससे मैच किया? पहले से। सी को हमने मैच किया फोर्थ से, और डी को मैच किया सेकंड से। तो यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 में जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो, हमने एक अपना एक सेशन स्टार्ट किया है, आस्क एनी क्वेश्चन। आस्क एनी क्वेश्चन, इसमें क्या है कि जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9821682032, हाँ इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन आपके पास हो, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपने क्वेश्चन मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और मुझे जब भी समय मिलेगा एज़ पर माई कन्वीनियंस मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और हमने जो एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम 2004 से लेकर के 2023 तक के पेपर के एनालिसिस करते हैं। और इस बार हम जो है, जो हमारी अगला सेशन होगा उसमें हम 2023 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था जून में, जून की अगर हम बात करें, जून में 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो इसका हम एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको व्हाट्सअप करें। और ये जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है जिसकी जो प्राइस है सिर्फ 300 रुपीज़ है, इसको आप सबमिट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच। आज के सेशन में बस इतना ही।